हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट बट इन वेरी इजी लैंग्वेज एक बूस्टर लेक्चर। इस ये जो बूस्टर लेक्चर है ये आपके यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को रिवाइज कर देगा, इसको आपके रिफाइन करेगा और इजी वे में आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। अगर आपने पहले से स्टडी किया, अगर पहले से स्टडी नहीं की है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप इस एक लेक्चर के बेस पे ये पूरी जो थ्योरीज है जस्टिस की, उनको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये लेक्चर शुरू करने से पहले बस 1 मिनट हम और इस पर चर्चा कर लेते हैं कि इस लेक्चर को देखना कैसे है, क्योंकि इसमें बहुत सारे थिंकर्स है, बहुत सारी थ्योरी है। इसलिए इसको जब आप अप्रोच करें, जब इस लेक्चर को शुरू करें, तो पहला जब आप लेक्चर देखें, पहली बार जब देखें, फर्स्ट वॉच जो है आपका है, उसमें आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है। आपको पीसफुली एकदम अच्छे से इसके साथ एक आपको एक्टिव लर्निंग करनी है, इसको थोड़ा समझना है। आप देखते जाइए मेरे साथ, जैसे आप टॉक कर रहे हैं वैसा फील करिए और इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूँ, जो इसमें लिखा होगा, उसको आप भी अपने वे से, अपने तरफ से भी आप बोलने का उसको कोशिश करिए। सेकंड है, पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होइए, उसको सेकंड जो वॉच होगा उसमें आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट नहीं बनाना चाहते तो इसका जो पीडीएफ है वो मेरा जो ये टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। और या आप इस नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, तो आपका पूरा झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी। और बस आपको क्या करना है, अगर एक बार आप वीडियो को अच्छे से समझ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको आ रही है। कुछ एक चीज़ों को, बुक्स को, थिंकर्स को, कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना होगा, तो हार्डली 10 to 15 मिनट्स एक रिवीजन में लगेगा। एग्ज़ाम से पहले बीच बीच में आप जब भी आपको टाइम लगे तो 2-3 बार 4 बार उसको देख लीजिएगा। 3-4 बार अगर आप देख लोगे तो आपके माइंड में सारी रहेगी। जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसमें आप अपने जो है आंसर कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं। बहुत कम टाइम में कंसाइज रूप में मैंने इसको बनाया है। एडिशनल आप और अपने जो नोट्स है उनसे समझ सकते हो। शुरुआत करते हैं कि जस्टिस का, न्याय का जब भी शुरुआत होगा तो उसको कैसे करना है, कहाँ से हमें शुरू करेंगे। तो हम चलते हैं क्लासिकल थिंकर्स में। प्लेटो को आपने देखा है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं कि प्लेटो का जो रिपब्लिक है वो ये जस्टिस की थ्योरी से रिलेटेड है। कंसर्निंग जस्टिस उसका टाइटल ही है। इसमें क्या है जस्टिस प्लेटो का, न्याय से क्या प्लेटो का क्या अभिप्राय है, ये अगर आ जाए कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो आपको याद करना है कि प्लेटो 3 तरह की क्लास की बात करता है: रूलर्स का, सोल्जर्स का और प्रोडक्शन जो क्लास है उसका। अब इनको आप किसके बेस पे, कि एक किसी इंसान में, एक इंडिविजुअल में जो अलग अलग, वो कहते हैं कि वर्च्यू जो है, गुण है, वो पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर जिसमें एपिटाइट है, भूख, एपिटाइट, लालसा, ठीक है हिंदी में, ये है तो वो क्या बनते हैं, प्रोड्यूसर क्लास बनती है। अगर किसी में स्पिरिट है, करेज, साहस है, वो क्या बनते हैं, सोल्जर्स बनते हैं। किसी में अगर रीजन है, बुद्धि है, दिमाग है, रीजन, समझ है, तो वो लोग क्या बनेंगे, विवेक हिंदी में, ठीक है, वो क्या बनेंगे, वो रूलर्स बन जाएंगे। सिंपल सा है कि एक इंसान में, जो जिस इंसान में तीनों चीज़ होती है, लेकिन जो उस पर डोमिनेट करती है, अगर कोई किसी इंसान पे रीजन डोमिनेट कर रहा है तो वो रूलर्स क्लास में जाएगा। ठीक है, किसी में एपिटाइट वाला कर रहा है तो वो बनिया बनेगा, एग्रीकल्चर के फील्ड में जाएगा और दूसरे प्रोडक्शन में जाएगा। ये तीन, एक इंसान में 3 वर्च्यू पाया जाता है। अगर वो इंसान जो उसमें वर्च्यू है उस हिसाब से काम करे, रीजन वाले के रूलर का काम करे, वो बिजनेस में नहीं जाए। ऐसे ही 3 तरह के जो ये वर्च्यू से 3 तरह की इंडिविजुअल हो गए, जो उनमें अलग अलग वर्च्यू वाले, और वह उन्हीं से इंडिविजुअल से वो सोसाइटी बनी है, तो क्लास भी 3 तरह की बन गई। अब ये कह रहा है इसका जो जस्टिस है वो क्या है, ये जो तीनों अलग अलग क्लास है, ये यहाँ पे रूलर्स और ये है, ये अपना अपना काम करे। रूलर्स है, वो सोल्जर नहीं बनना है, सोल्जर है उनको रूल करने का नहीं सोचना है, साथ में सोल्जर को प्रोडक्शन भी, बिजनेस में आने का नहीं सोचना है। तो ये कह रहे हैं इसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, ओवरलैपिंग नहीं करे काम का, आपस में मिलजुल के काम करे, वही जस्टिस है इनका। सिंपल सा है, बस ये रखना है इनके बीच में हारमोनी हो। तो जो जस्ट सोसाइटी होगा वो ये हारमोनियस सोसाइटी होगा, जो तीनों क्लास का एकदम अच्छे से मिलजुल के जो रहेंगे, वो सबसे जस्ट सोसाइटी होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यही आपको है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर फिर भी कुछ लगेगा
तो आप अलग से इसको पढ़ के समझ सकते हो। बस तीन आपको रखना है, इन्हीं को वो गोल्ड सिल्वर और है ना अलग अलग जो मेटल जो थ्योरी है उसमें दे देता है। तो वो जो प्लेटो का जो लेक्चर होगा उसमें हम बता देंगे। आपको याद क्या रखना है, याद जो ये रेड वाला है ये सारी आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम में क्या आ सकता है, अगर कोई ऐसा कोटेशन आता है इससे रिलेटेड, जस्टिस मीन्स माइंडिंग योर बिजनेस एंड नॉट मेडलिंग विद अदर्स मेंस कंसर्न, तो वो न्याय है। ठीक है, अपना काम करो, माइंड योर बिजनेस। अगर ये वाली फीलिंग कहीं पे आ रहा है ना, हम बोल देते हैं सही, तो ये है वो प्लेटो से रिलेटेड है। ये क्यों बोल रहा है प्लेटो, कि आपको अभी बताया 3 क्लास है, तो वो अपना अपनी क्लास है, वो अपना बिजनेस करे, दूसरे के जो काम है वहाँ पे उनको नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। बस सिंपल सा है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट से चलते हैं। अरिस्टोटल है, उसकी बुक जो पॉलिटिक्स है उसमें बात कर रहे हैं। एक जो उनकी बुक है निकोमेकियन एथिक्स, उसमें भी ये बात करते हैं, उसमें मोरल की बात करते हैं, वर्च्यू से रिलेटेड ये बुक है। और ये बुक आपने सुना होगा, नहीं सुना है ना तो इसको याद कर लीजिए, निकोमियन एथिक्स। कन्फ्यूजन हो रहा है, ये इन्होंने लिखा था, एट्रीब्यूट किया था, डेडिकेट किया था या तो अपने फादर को या अपने सन को, ये कंफर्म नहीं है, तो ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ऐसे मिलता है। चलिए, ये हमारे लिए कंसर्न नहीं है किसको डेडिकेट किया। ये यहाँ पे 2 तरह के जस्टिस की बात करते हैं, एक तो ओवरऑल जस्टिस है, मोरल जस्टिस है, उसकी बात करते हैं, वो अलग है। यहाँ पे जो हमारा जो कंसर्न है उस सेंस में ये बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस, या रिट्रीब्यूटिव जस्टिस भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, वितरणात्मक न्याय है, वितरण करना है चीज़ों को। तो ठीक है, अच्छे से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए वो थ्योरी देते हैं, कैसे करना है वो नीचे एक जो आपका रेड वाले में आ जाएगा। करेक्टिव में क्या है, करेक्ट करना है, ठीक करना है। अगर आपने किसी का नुकसान कर दिया तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा, आपने अगर किसी को मार दिया तो आपको 10 साल का 20 साल की सज़ा होगी, अगर आपने किसी का चोरी किया है तो आप पे वैसा केस लगेगा। ये करेक्ट करने वाला जो हमारा जुडिशियल सिस्टम वाला है ना, ये जस्टिस है। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कौन सा है, जो गवर्नमेंट हमें जॉब्स देती है, दूसरे ना जो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो 2 नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इनका। और ये जो रेड वाला है ये याद रखना है, ये इनका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से रिलेटेड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कितने बहुत बार आ गया है, ठीक है, इसका काउंट ही नहीं है, काउंटलेस टाइम्स ये आ चुका है एग्जाम में। द ग्रेटेस्ट इनजस्टिस अराइज व्हेन इक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, और अनइक्वल इक्वली। सिंपल ये कहना चाह रहा है कि ट्रीट इक्वल इक्वली, अनइक्वल अनइक्वली। समझ में आ रहा है, समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार। अब लग रहा होगा कन्फ्यूजिंग सा ना, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये कह रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए जो कानून बनाओ तो वैसा ही बनाओ, जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए सिंपल सा एक आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं क्लास की कैसे ये बोल रहे हैं। जो क्लास में डिवाइड करता है ना ये जो स्लेव्स और जो सिटीजन्स, तो सिटीजन्स के लिए बना रहे हो तो वो सिटीजन का जो राइट्स होगा है ना, उनको जो फैसिलिटी मिलेगी वो अलग मिलेगी, स्लेव को वो चीज़ नहीं मिल सकती है। अगर अदरवाइज़ क्या होगा, आपको कैसे और एग्जांपल में बताए। हाँ, ये बताए, एक है मास्टर के स्टूडेंट, एक है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट। अब दोनों को अगर मैं इक्वल ट्रीट करूं, मास्टर के स्टूडेंट को भी मैं वैसा ही इक्वल ट्रीट कर रहा हूं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, 2 साल का उन्होंने मास्टर कर लिया फिर भी, और जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है उनको भी तो लगेगा ना कि थोड़ा वो एक ही अगर उनको पैमाने पे जज किया जाए, या जब जॉब देना है तो उनको अलग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इक्वल मान रहे हैं, तो वो होगा कि हमारा जो ये मेरिट है, हमारा जो ये क्वालिफिकेशन है, तो उनमें थोड़ा सा क्या हुआ, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे उस प्रोसेस से, तो वो रिवोल्ट कर सकते हैं। ये रिवोल्यूशन की जो थ्योरी है अरिस्टोटल, यहाँ इसी से वो जनरेट होती है। एनीवे आपको बस याद रखना है, समान लोगों के साथ समान समान व्यवहार करना, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना, ये एक एसेंस है वितरणात्मक न्याय का, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। वरना लोग फिर इक्वल के साथ में इक्वल ट्रीट करेंगे तो अच्छा रहेगा। एनीवे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सुमा थियोलॉजी का ये आपको बुक है वो याद रखना है, थॉमस एक्विनास की है। ये क्लासिकल नहीं है, ये मेडिवल में आ गया है, तो एक ही था उनका इम्पोर्टेंट, दूसरों को ऐड करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, उनकी अलग थ्योरी है, थॉमस एक्विनास, एक्विनास सॉरी, थॉमस एक्विनास नाम याद रखना है, पहले भी सुना होगा, नहीं सुना तो अभी रट लीजिए, इसको माइंड में रख लीजिए। सुमा थियोलॉजी का ये बुक आ जाती है बहुत बार। ये थोड़ा चर्च में भी विश्वास करते हैं, यानी डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं। और आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, कि ये कह रहे हैं कि जस्टिस इज रेंडरिंग टू
ईच व्हाट इज ड्यू, कि जो जिसका है वो उसको मिलना चाहिए, वो देने से ये रिलेटेड है। ये जस्टिस को कनेक्ट करते हैं नेचुरल लॉ से और इटर्नल लॉ से, जो डिवाइन पावर और जो नेचुरल लॉ है, इसका इनका अपना अलग डेफिनेशन है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी वाले जो बात करते हैं वो नेचुरल लॉ नहीं है, ठीक है। तो आपको बस ये बुक का नाम रख लो, और ये डिवाइन पावर के साथ में थोड़ा कर रहा है, और जो जिसका हकदार है उसको वो मिलना चाहिए, इस सेंस में बात करते हैं। चलिए, प्लेटो 3 क्लास, तीनों क्लास एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करें, और सही से अगर वो चले। ऐसे ही 3 तरह के इंडिविजुअल है, जो जिसमें किसी में रीजन ना डोमिनेट कर रहा है, किसी में कुछ, तो वो भी जो वर्च्यू है उसी के अकॉर्डिंग काम करे, दूसरे वर्च्यू वाले काम करने की कोशिश नहीं करें। ये हारमोनियस है, ये एक सामंजस्य वाली कंडीशन है, वही जस्टिस है। वैसी सोसाइटी वो जस्ट सोसाइटी होगा। याद होने को, अरिस्टोटल है वो 2 तरह की बात करता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कि भाई जो इक्वल है उनके साथ ना इक्वल ट्रीट करो, अनइक्वल के साथ अनइक्वल करो। अब आप स्लेव को जो सिटीजन वाला फैसिलिटी नहीं दे सकते, ठीक है, फिर सिटीजन्स है वो रिवोल्ट कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। या सिटीजन को आप स्लेव वाला ट्रीट करोगे तो वो रिवोल्ट कर देंगे। एनीवे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं खराब करते हैं आप लोगों का, बहुत कम टाइम बचा है। मॉडर्न में देख लेते हैं। मॉडर्न में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में आने वाला, मैंने रख लिया है कि कई बार जो मैच द फ्लोइंग टाइप क्वेश्चंस आता है उसमें आ जाता है, और कहीं आ भी जाए। हॉब्स से इंपॉर्टेंट थिंकर है। हॉब्स है वो जस्टिस को क्या बोलता है, जस्टिस कैसे होता है, वो बोलता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी से जस्टिस है वो इमर्ज हुआ है, राइज हुआ है। और किस लिए हुआ है, पीस और ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि पहले कोई गवर्नमेंट नहीं था, कोई स्टेट नहीं था। तो फिर लेवियाथन आता है, बुक है ना इनके, लेवियाथन एक है ना, ऐसे कैरेक्टर, वही गवर्नमेंट के वो सिनोनिम्स में यूज करता है। तो वो पीस लाता है और ऑर्डर, मतलब कानून व्यवस्था, उसको एस्टैब्लिश करता है। एक कोटेशन उनका आता है, वो याद रखना है कि वेयर देयर इज नो कॉमन पावर देयर इज नो लॉ, वेयर नो लॉ नो इनजस्टिस। थोड़ा अटपटा लगेगा, लास्ट वाला देखिए, नो इनजस्टिस। लेकिन ये लिखा एग्जैक्टली यही लिखा है, मैंने इस पर बहुत सर्च किया लेकिन जस्टिस नहीं आया। इसको दोबारा पढ़िए, वेयर देयर इज नो कॉमन पावर देयर इज नो लॉ, वेयर नो लॉ नो इनजस्टिस। अब ये जो ना कोटेशन है इनका, ये अलग रूप में भी आ सकता है कि वेयर देयर इज नो पावर तो नो लॉ, ठीक है, या देयर इज नो लॉ तो नो इनजस्टिस और जस्टिस, ऐसे आती रहती है, बार बार आई है, ये मैंने देखा है। इसको याद रखना, इसका कहने का क्या मीनिंग है, ये कहने का है कि अगर पावर नहीं होगा, यानी गवर्नमेंट नहीं होगी, या सत्ता नहीं होगा, किंग नहीं होगा, किसी भी रूप में जो पावर है वो नहीं होगा, तो कोई कानून नहीं होगा। कानून का राज तो तभी आएगा जब गवर्नमेंट, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से तो गवर्नमेंट ही लेवियाथन ही आया था। और जब लॉ आ जाएगा तभी जस्टिस और इनजस्टिस की बात होगी। जब कानून ही नहीं है, कोई किसी को मार रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप किसको सही किसको गलत कहोगे। सिंपल सी बात है। ये अगर ऐसा कोई आ रहा है तो वो होब्स का है, और बहुत बार आया है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये आपको सारा बता दिया। जॉन लॉक है वो थोड़ा सा इनसे उल्टा है, वो कह रहा है कि जो नेचुरल राइट है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। जो गवर्नमेंट है उसको भी अगर वो प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है तो उसको बदला जा सकता है। तो वो कैसे इस कोटेशन को कर देते हैं, उनके लिए क्या बन जाता है कि वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। कानून की ये भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पावर के साथ में एसोसिएट करें कि अगर जहाँ कानून नहीं होगा तो वहाँ पे आपको स्वतंत्रता नहीं होगी। ये जो कोटेशन है, आप लोगों ने पहले एग्जाम दिया हुआ तो देखा होगा, बहुत बार आया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से ऐड करके रखा है। बिल्कुल आप लोग इग्नोर मत करिएगा। आगे देखते हैं, ऐसे ही आपको सारे सब थिंकर की मिलेगी, लेकिन ज़्यादा ये आने का नहीं है। लेकिन ये 2-3 चीज़ बता रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ ना एक थिंकर से, तो उतना आपको याद रखना है। रूसो की बात आएगा तो सिंपल सा जनरल विल की बात करता है, वो तो पूरा उसका थ्योरी जनरल विल पे ही टीका है। तो जस्टिस कहाँ से आ रहा है, जनरल विल से आ रहा है, सिंपल सा है। ये जो लाइन है वो मैंने ऐसे ही रख दी आप लोगों को याद रखने के लिए, जस्टिस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये वो बहुत ही फेमस जो लाइन है। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो ये लाइन आना चाहिए, हम बार बार उसको बोलते रहते हैं। क्या, मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेंज। वो सोसाइटी में जब आता है तब की वो बात करें कि जब पैदा होता है तो फ्री होता है, कोई चेन कुछ उस पर बर्डन कुछ जानता नहीं है कि क्या है समाज, कास्ट क्या है, और मेल फीमेल होने का, ट्रांसजेंडर होने का क्या मीनिंग है ना। सब जैसे पैदा हो जाता है तो सब थोप देते हैं। तो अलग अलग तरीके की ये जो सोशल चेंज है सोसाइटी की, सिविलाइजेशन की, वो लग जाती है। याद रखना है इसको, ठीक है। फिर आता है इम्यूनल कांट, तो वो मोरल्स की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि इंसान जो है ना वो एंड है अपने आप में, वो गोल है इंसान के, पहला उसको ट्रीट करना चाहिए। स्टेट रिलीजन वो नहीं है, और दूसरी चीज़ें ना वो मीन्स है, साधन है। इंसान जो है वो साध्य है,
ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा देख लो, ऐसे ही काम आ जाएगा कहीं ना कहीं। अब आते हैं हम आपकी असली। प्लीज़ ये जो आपको पीपीटी दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसमें मैंने 2-3 चिंकर ऐड कर दिया है। ये आपका 100% में से जो अगर पूरे लेक्चर से कोई सवाल आएगा वो तो आना ही है, और कहाँ से जाएगा, यहाँ से 90% आने का आपका है। 90 क्या 99% ही है। इस स्लाइड को आप इसको पीडीएफ में आप रखना चाहे तो रख लो। अगर आप मुझे नहीं सब्सक्राइब करना चाह रहे, नहीं टेलीग्राम पे आना चाह रहे, तो कम से कम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, जोन रोल्स का हम देखते हैं। सबसे पहले अपराध दिन नाम सुनाओ, क्या क्या उनका एक ओरिजिनल पोजीशन है, वो याद रखना कि क्या होती है। जहाँ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं आ रहा है, तो आप गूगल करके या बुक से देख लीजिएगा। ओरिजिनल पोजीशन की वो बात करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट की ये है ना, रिवाइव करते हैं, या उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये अपनी थ्योरी देते हैं। वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात करते हैं, और उसके बेस पे ये अपना जसी देते हैं। चलो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन एक लाइन बता देता हूँ। ओरिजिनल पोजीशन वो है जो जॉन लॉक और हॉब्स का ये जो स्टेट ऑफ नेचर था, कि इंसान स्टेट में आने से पहले, गवर्नमेंट के आने से पहले की जो पोजीशन है वो कैसे रह रहे थे, उसके बारे में कह रहा है। और जो गवर्नमेंट में आने का और गवर्नमेंट गवर्नमेंट बनने का और गवर्नमेंट से पहले का जो एक बीच का जो ट्रांजिशन का फेज है ना, वो है आपका वेल ऑफ इग्नोरेंस। कि वहाँ जब वो थे ओरिजिनल पोजीशन में, तो वो कुछ जान नहीं रहे थे। क्या नहीं जान रहे थे? कि क्या उनके सोशल बैगेजेस हैं, क्या स्टेटस है उनका। ठीक है, वो केवल उनमें रेशनल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था, एक समझ थी डिसीजन लेने का, एक ना पीस में रहने का। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अगर मैं इंडिया में पैदा हो रहा हूँ और किसी एक सर्टेन क्लास में, सॉरी कास्ट में पैदा हो रहा हूँ, तो उसके क्या मीनिंग है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर मैं मेल जो है ना बोर्न हो रहा हूँ, या ट्रांसजेंडर बोर्न हो रहा हूँ, तो उसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा, उनको क्या होता है, ये भी नहीं पता था। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर पैदा हो जाएगा, तो उसको तो बहुत सारा चीज़ों से कैसे कैसे सोसाइटी में उसको फील करना पड़ेगा, कैसे एक्सक्लूड कर देते हैं, या ना फीमेल के साथ था तो उसको एजुकेशन का राइट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं था। समझिए इसको। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, इस चीज़ को नहीं जान रहे थे। कैसे यूज करता है, वो कह रहा है कि अभी जब वो कुछ जान नहीं रहे ना, तो वो कैसे डिसीजन लेंगे। जब सोसाइटी में आएंगे तो ऐसे चुनेंगे कि भाई मेरा ज़्यादा फायदा नहीं हो ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नुकसान भी नहीं होना चाहिए, ऐसी पोजीशन है। तो एक मिनिमम, एक वो एक ऐसे लेवल तक पहुंचेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि जहाँ पर कोई भी ये नहीं बनना चाहेगा कि जो सोसाइटी में सबसे नीचे के पायदान पे है वो चूज करें, है ना। हर कोई चाहेगा कि अंबानी के घर में पैदा हो, कुछ करना ही नहीं पड़े। तो इस सेंस में वो न तो फिर अंबानी को चूज करेंगे, न वो एकदम गरीब जो मेहनत जो जिसके पास कुछ नहीं है उसको, वो कहेंगे एट लिस्ट ये चीज़ें हमें मिले। तो ये जॉन रॉल्स का जस्टिस की थ्योरी है। इसमें से आने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो ये आपको, ये जो उनका डायरेक्ट आता है रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, किसका है इक्विलिब्रियम, किसका है ये आता है, और यह क्या है वो मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत जगह नहीं पाओगे, इसलिए मुझे लगा कि रख देता हूँ थोड़ा। ये जो है, ये जो स्लाइड बहुत ज़्यादा ना इसमें वर्ड आ गए, लेकिन फिर भी ज़रूरी था। समझिए इसको। ए मेथड ऑफ अराइविंग एट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बाय बैलेंसिंग कंसिडर्ड जजमेंट्स विद थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स, ये रोल्स का आएगा। प्लीज़ इस रेड वाली लाइन को भी याद रख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपके भले के लिए है। इसमें क्या कह रहा है, अगर ये क्यों है, आपके अगर सवाल आ रहा हो इस लाइन से, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि देखो, एक तरफ हमारे जजमेंट्स है और दूसरी तरफ थ्योरेटिकल है। उन दोनों को बैलेंस करना ही जस्ट ये ऐसा एक सामंजस्य बनाना, ना इक्विलिब्रियम, ऐसा एक ना इक्वल जो एक माहौल इन्वायरमेंट बनाना मेथड है, उससे हम सही जस्टिस को पा सकते हैं। ठीक है, तो क्या है जजमेंट्स, हमारे जजमेंट्स या हमारा नैतिक मोरल जो आर्गुमेंट है, ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ अभी, कि एजुकेशन है वो सबके लिए फ्री होना चाहिए, ये है। अब ये आपको किसके साथ बैलेंस करना पड़ेगा, अब लिबरल स्टेट के साथ बैलेंस करना पड़ेगा या सोशलिस्ट स्टेट के साथ। ये एक थ्योरेटिकल प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, थ्योरेटिकल एक चीज़ हो गया, एक जजमेंट एक तरफ हो गया। तो जब आप ये सबके लिए दोगे, तो आपका जो लिबरल स्टेट को थोड़ा सा सोशलिस्ट एक नेचर का बनना पड़ेगा, मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप हैवी टैक्स लगा के और जो एजुकेशन पे स्पेंड करोगे, जो गरीब लोगों पे स्पेंड करोगे, सोशल वेलफेयर की स्कीम लाओगे, तो ये एक लार्जर हो गया, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। इसका उल्टा, अगर आप ज़्यादा लिबर्टी या फ्रीडम दे रहे हो, कि ज़्यादा फ्रीडम मिलना चाहिए, ये एक आपका जजमेंट होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना स्टेट जहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगा रहा है, लोगों को ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है,
तो रेगुलेट कर रहा है तो वहाँ डीरेगुलेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रॉबर्ट नोजिक का आ जाएगा कि मिनिमम स्टेट होना चाहिए, सिंपल सा है। ठीक है, ये याद हो गया आपको। दो प्रिंसिपल्स आते हैं इनका, 2 से 3 बनेगा, 2 आते हैं। पहले तो ये बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ये सेकंड है, 2 है। ये पहला प्रिंसिपल ये है कि शायद यहाँ से मिस हो गया, प्लीज़ आप ध्यान से सुन के उसको लिख लीजिएगा। वो मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी की बात करते हैं। बेसिक लिबर्टी आप है ना यहाँ पे, 2 प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ ठीक है, इक्वल बेसिक लिबर्टी है, ये बात करते हैं, ये याद रखना है। सेकंड बात करते हैं कि सब लोगों को जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और सेकंड में ही इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक है, और उसका सेकंड पार्ट है कि अगर आप इनइक्वलिटी भी कर सकते हो, असमानता भी कर सकते हो, लेकिन वो किस कंडीशन में आपको तभी करना है जब उससे जो सोसाइटी के सबसे लीस्ट एडवांटेज लोग हैं, सबसे गरीब लोग, सबसे जो हाशिए के लोग हैं, उनको अगर फ़ायदा होगा, आपको तभी फ़ायदा कर, तभी वो ऐसे रूल या पॉलिसी लागू करना है जो इनइक्वल हो, यानी रिजर्वेशन का है कि भाई आपका जो परसेंटेज है, या ईयर में 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपकी सीट इतना रिजर्व रहेगी, आपका जो, अगर किसी कैंडिडेट को 60% लाना जरूरी है, तो अगर आपके लिए थोड़ा सा 5 कर देते हैं तो आपको 55 में आपका काम हो जाएगा। ये इंडिया में चल रहा है, ये इसी की बात कर रहे हैं कि अगर ये आप जो असमानता ला रहे हो ना, एक को 60 और एक को 55 में, ये जस्टिफाई कब है? ये तब है जब वो आप सोसाइटी के लीस्ट एडवांटेज लोगों के लिए कर रहे हो। इसको सीधा सीधा एग्जाम में आता है कि रोल्स का या डिफरेंस प्रिंसिपल किसका है, अगर मिलान करने वाला आया तो इसमें आ जाएगा। तो प्लीज़ आप किसी भी चीज़ को, ये बहुत ही शॉर्ट में बनाया हुआ है ऑलरेडी, इससे ज़्यादा स्कोप नहीं है कुछ भी मिस करने का, ये याद रखना है, ठीक है। तो आप समझ गए, 2 प्रिंसिपल है, एक इक्वल लिबर्टी दे रहा है, दूसरा इक्वलिटी दे रहा है। इक्वलिटी में भी ये बोल रहा है कि इन इक्वलिटी कर सकते हो, लेकिन वो गरीबों के लिए होनी चाहिए, बस ऐसे अपना लेमैन की लैंग्वेज में ऐसे समझिए। अब है मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, इसी को किसको बोलते हैं? ये डिफरेंस प्रिंसिपल, जो सबसे मिनिमम जिनके पास है ना, उनका थोड़ा सा अगर मैक्सिमम करने के लिए। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल आए तो किससे रिलेटेड है? जॉन रोल से रिलेटेड है। 2 प्रिंसिपल है, पहला लिबर्टी की बात करता है, दूसरा इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी में भी 2 तरह का कर देता है, एक तो इक्वलिटी होना चाहिए पहले बोलता है, लेकिन इन इक्वलिटी हो सकता है, लेकिन वो किस कंडीशन में नहीं होना चाहिए उसकी बात करता है। चलिए, और एक जो कोटेशन उनका डायरेक्ट आता है, ये कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये किससे रिलेटेड है? वो जॉन रोल से रिलेटेड है। प्लीज़ इसको याद रखना है कि जो न्याय है वो सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है। कोई मुश्किल नहीं है, सामाजिक संस्थाओं के लिए ही कर रहा है ये जॉन रोल्स, तो एक सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम है। anyway, ठीक है। लॉन्ग जो आपके लिए लेक्चर होगा बाद में, ये तो एग्जाम के लिए बनाया है, जो भी कोई अगर जिसका एग्जाम नहीं सुन रहा है, इसमें हम डिटेल में सारे लेक्चर हम फिर बनाएंगे, तो बने रहिए साथ में। नेक्स्ट है रॉबर्ट नोजिक, अनार्की स्टेट यूटोपिया। ये तो नोजिक तो बार बार आने वाला है, ये बुक के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है ना। अनार्की स्टेट यूटोपिया बहुत ही चल रहा है। ये इनकी जो थ्योरी है ना, एंटाइटलमेंट थ्योरी बोला जाता है, याद रखना है। हिंदी में हेतुवाद कुछ, ठीक है, यही वर्ड आता है, वो हिंदी वाला पे पता नहीं, गूगल से करेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग उसका आ जाता है। एंटाइटलमेंट, टाइटल कि मेरा ये हक है, हाँ, हक सिद्धांत, हकदारी सिद्धांत, ठीक है। एंटाइटलमेंट थ्योरी है, ये याद रखना है प्लीज। इसमें 3 बातें वो बोलता है, और रोल्स को क्रिटिसाइज करता है। और ये 1973 में बुक लिखता है नोजिक यहाँ पे, और रोल्स लिखता है 71 में। तो आप समझ रहे हो कि ये उसी टाइम चल रहे हैं, और उसको ये क्रिटिसाइज करता है। चलिए, अब हम इसके बाद में 3 तरह के प्रिंसिपल, पहले 2 दे रहा है, उसमें भी 3 बन जाता है रोल्स वाले में, क्योंकि दूसरे को वो डिवाइड कर देता है। यहाँ पे 3 दे रहा है। पहले बोल रहा है कि देखो, आप जो जितना भी प्रॉपर्टी रखना है वो रखो, कोई डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं कमा रहे हैं उसको हम क्यों दें, रिजर्वेशन क्यों देना है, खुद पढ़ाई करो ज़्यादा, क्या इसका है रॉबर्ट नोजी का ये कहना है, ठीक है। तो ये क्यों कह रहा है? बोला देखो कैसे गलत है ये, फिर जो पुराना जो क्लासिकल लिबरलिज्म था उसको रिफाइन करके लाता है, इसलिए इनको लिबर्टेरियन बोला जाता है। जस्टिस इन एक्यूजेशन, ये कह रहा है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हो, तो वो जो है वो प्रॉपर्टी जस्ट है अगर आपने अच्छे से किया है, कोई आपने धांधली नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किया है, ठीक है। आप अगर आपने मेहनत से या बिजनेस से जैसे पैसा कमाया है, अगर आपने इलीगल कुछ हथकंडे नहीं अपनाए, तो आप कैसे गलत हो, बात तो सही है, ठीक है। दूसरा बोलता है जस्टिस इन ट्रांसफर, अगर वो जो कमाई हुई प्रॉपर्टी है उसको अगर आपने अच्छे से सही लीगल वे में ट्रांसफ़र की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ पैदा कर रहे हो, आप अगर मान लीजिए चॉकलेट बना रहे हैं कोई, तो ठीक है, वो चॉकलेट के बदले आप पैसा ले रहे हो, तो ये एक्सचेंज कर रहे हो,
तो आपने जो प्राइस रखा है मार्केट के हिसाब से तो कोई गलत नहीं है। अब आप चॉकलेट का नाम देखिए, अगर आपको दूसरी चीज़ है सस्ता है, या उसमें जो आपने चीज़ें बोला है कि ये इससे बना हुआ है ब्रांड करके जो बेच रहे हो, लेकिन वो उससे नहीं बना हो, तब वो है कि आपने फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, तो वो तब गलत है। तो जस्टिस होना चाहिए ट्रांसफ़र में भी, और रेटिफिकेशन से, कि जहाँ पे भी इनजस्टिस हो, अगर कोई गड़बड़ी करे, कोई इन रूल्स को तोड़े, कोई ख़राब माल को दे, तो जागो ग्राहक जागो, तब ये बोला, तब कार्रवाई हो गया, अदरवाइज नहीं। स्टेट को मिनिमम स्टेट क्या ये बोलता है। चलिए, ये तीनों चीज़ याद रखना, तीन ही प्रिंसिपल है कि आपने ढंग से अच्छे से मतलब सही वे में प्रॉपर्टी अर्न किया हो, उसका ट्रांसफ़र किया हो, और उसमें फिर अगर तीसरे में आएगा कि अगर कोई लॉ को तोड़ता है, कुछ फ्रॉड करता है, तो ये आप पे जो है कानून है वो काम, जब वहाँ पे स्टेट आएगा, वहाँ पे स्टेट इंटरफेरेंस करेगा, अदरवाइज नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तीन चीज़ें याद रखना है, और ये डायरेक्ट आ जाता है तीनों का कि कौन सा है, किससे है, और ऐसा एक दे के वो सेंटेंस देते हैं ना, आप कंफ्यूज कर जाते हो। इसलिए मैं थोड़ा सा एक दो तीन लाइन इसलिए आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इस पर बनेगा, और आप एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि सेम लाइन तो आएगा नहीं, वो क्वेश्चंस का अपना फॉर्मेट होगा, बड़ा है ना, आजकल वो काफ़ी लेंथी करने लग गए हैं। चलिए, एक और ऐड कर लेते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट था, इन्हीं के साथ का था ये, डिस्ट्रीब्यूशन पे ही काम करने वाला। रोल्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, नोजिक डिस्ट्रीब्यूशन में विश्वास नहीं करता है, डोरकिन डिस्ट्रीब्यूशन में विश्वास करता है, और उनकी बुक का नाम है, बहुत सारी बुक है, उसमें से एक बुक है टेकिंग राइट सीरियसली, देखिए ना, ऐसे ही याद हो जाएगा। डोरकिन है कि भाई अधिकारों को सीरियसली लो, मजाक नहीं है। इससे समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा इसमें सोशल वेलफेयर की बात करने वाले लोगों में, इनका जो डायरेक्ट आता है वो उससे इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात कौन करता है, तो वो डॉर्किन है, रोनाल्ड डॉर्किन इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है। और इनका एक बहुत ही एक फ्रेज टाइप का बन गया है, राइट एज ट्रम्प, राइट एज ट्रम्प, ये याद रखना है आपको। मुझे तो बहुत बार दिखा ये, और इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश किया जो लगातार एग्जाम में आ रहा है। तो प्लीज़ इस मेहनत को आप समझिए, इसको आप सीरियसली लीजिए। और एक इसका वर्ड आता है लक, लक इगल्टेरियनिज्म, ठीक है, ये वर्ड जब आ जाए तो ये किससे रिलेटेड है, ये भाग्य जो समतावाद है, ये किससे है, डॉर्किन से है, ठीक है। इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, फिर जब डिटेल में वीडियो होगा तब करेंगे, लेकिन अभी के लिए इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स किसका है, राइट एज टर्म किसका है, लक इगल्टेरियनिज्म किसका है, प्लीज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अमर्त्य सेन, आइडिया ऑफ जस्टिस। आइडिया ऑफ जस्टिस का जब आया तो दो लोग हैं हमारे सामने, मैं दोनों को एक साथ रखा है, ठीक है, मार्था नस्बाम और अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस ही है, ठीक है। और ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किसका था, रोल्स का था। आइडिया ऑफ जस्टिस किसका है, अमर्त्य सेन का। सिंपल सा ऐसे कनेक्ट करके याद करिए। और ये कह रहा है कि जिसे क्या बोल रहा है इसको सुनिए, जस्टिस इज अबाउट एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड इनजस्टिस नॉट आइडियलाइज्ड थ्योरीज। ये रोल्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि जो आप एक आइडियल थ्योरी दे रहे हो ना, ये थ्योरी से काम नहीं चलेगा कि आप एक ऐसा पोजीशन में उनको दे दो कि ऐसे रूल रेगुलेशन बना दो। बोला रूल रेगुलेशन नहीं बनाना है, आप उनको लिबर्टी दे दिया। इंडिया में पॉलिटिकल राइट है, लेकिन पॉलिटिकल राइट कहाँ तक है, वोट देने तक है। इलेक्शन लड़ना होगा तो आपको पता है कितना मनी मसल्स चाहिए, है ना, उसको बॉन्ड भरना। तो डेमोक्रेसी का रियल जो एक्सरसाइज है वो लोग नहीं कर पाते, जिनके पास उतना पावर नहीं है। ये कह रहे हैं कि उनको कैपेबल बनाइए, उनको योग्य बनाइए, फ्रीडम को बढ़ाइए, और उन अपॉर्चुनिटी जो है ना उनको ऐसा बनाइए कि उसका वो फ़ायदा ले पाए, अपॉर्चुनिटी को उपभोग कर पाए। अब नौकरियों में सबको इक्वलिटी है, लेकिन जो लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे वो बढ़ाइए उनको कर। इसका है, ये कैपेबिलिटी अप्रोच का है अमर्त्य सेन का आइडिया, याद रखना है, ठीक है। ऐसा ही आइडिया अब मैंने ये लिख दिया, रेड वाला जहाँ पे है वो आपके लिए खतरे की घंटी है कि एग्जाम में आने ही वाला है। मार्था नस्बाम है, वो कह रही है क्रिएटिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, समझ जाओगे क्रिएटिंग क्या आ रहा है, तो मार्था नस्बाम का है, वो भी सेम वे में कह रही है एजुकेशन, हेल्थ, डिग्निटी, इन सब की इक्वलिटी वो है क्रिएट करना है। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फेमिनिस्ट थिंकर पे चलते हैं। ये फेमिनिस्ट थिंकर है ना, ये बेसिकली क्रिटिक के रूप में आ जाते हैं, डायरेक्ट नहीं तो क्रिटिक के रूप में आते हैं, और डायरेक्ट भी आ जाता है इनका आजकल तो, है ना, काफ़ी स्टैंडर्ड हो गया इनकी, कुछ कुछ कहाँ कहाँ से ले आता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, सुसान मोलर ओकिन, पहले भी आप लोगों ने, जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली, ठीक है, बुक है जस्टिस जेंडर एंड द फैमिली। क्या बोल रही है ये फेमिनिस्ट वाले का आप है कि प्राइवेट और पब्लिक जो स्पेयर्स है उस डिबेट में आते हैं। तो कह रहे हैं कि जब आप सोसाइटी पे जो ये भी रोल्स को क्रिटिसाइज करती है कि जो थ्योरी दे रहे हो आप सोसाइटी पे तो दे रहे हो, लेकिन भाई साहब इनजस्टिस तो घर में हो रहा है, इनइक्वलिटी तो वहाँ पे है जेंडर का,
उसके लिए एड्रेस करो। सब इक्वल करने से सब इक्वल नहीं है, मेल फीमेल इक्वल नहीं है क्या, ठीक है, ये समझ जाओगे। ये ऐसे कोटेशन आएगा तो इससे ओकिन से रिलेटेड है। और सिस्टमेटिक जो जेंडर इनइक्वलिटी उसको आप समझिए, जो कल्चर्स के थ्रू है ना, स्ट्रक्चरल जो इनइक्वलिटीज है उसको भी समझना है। एनीवे आपको याद रखना है सुसान मोलर ओकिन, जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली। अब मैं अपना देसी जुगाड़ वाला जो कैसे याद करने का है, थोड़ा सा आपके लिए लग सकता है टाइम ले रहा है ऐसे का, लेकिन काम आ सकता है आपको। देखिए सुसान मोलर ओकिन 3 वर्ड में नाम है, बुक का भी नाम 3 वर्ड में है, जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली। एक तो ये अगर आपको एलिमिनेट करना हो ऐसे याद कर लीजिएगा। और दूसरा, सब लोग जो फेमिनिस्ट थिंकर है उनका जेंडर या फेमिनिस्ट वर्ड तो उसकी बुक में रहता है तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा, ओकिन पे ध्यान दीजिए। और ऐसे ही हम जो अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए थोड़ा हो सकता है वो कैसे इसको अपना कुछ वो बनाएंगे, ये मैंने जानबूझ के इंग्लिश में ही रखा है क्योंकि ये डायरेक्ट वर्ड ऐसे ही आते हैं। तो अगर हिंदी में ये मटेरियल चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे उनको करके दे दूंगा ये, ठीक है। हाँ, कैसे ओकिन ऐसे बोलते ना, वो कौन, ओ जो किससे रिलेटेड है, कि कोई पूछ रहा है कि हाँ फैमिली में कौन किससे, तो आप फैमिली एक वर्ड है, ये एक वर्ड आपको पकड़ना है और ऐसी बुक आएगी हुआ ओकिन से। इसको बार बार करिए, बहुत ही अच्छा इनका काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है, आपके लिए मस्ट हो जाता है ये। सेकंड इसी में फेमिनिस्ट जो थिंकर है जस्टिस में, उसमें किम्ब्रेल क्रेनसॉ ये लिखती है मैपिंग द मार्जिन। आप पहले भी देखे थे, आपको बताया था थ्योरी ऑफ जो सिटीजनशिप में शायद आई थी, और एक मेरा जो लेक्चर है उस पर आ चुका है पॉलिटिकल कल्चर पे। आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी वैसे लेंथी नहीं है, शॉर्ट में ही करके बताया, लेकिन बहुत ही उसमें नया वर्जन देने की कोशिश की, अपडेटेड है पूरा लेक्चर। तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हो, फ़ायदा करेगा आप लोगों को। चलिए, इंटरसेक्शनलिटी आपको बताया था उस दिन भी, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। ऐसे ही क्या होता है ये है कि इंटरसेक्शनलिटी की ये बात करती है कि कोई भी महिला है तो उसमें रेस है, जेंडर है, ये ओवरलैप कर रहा है, कास्ट है, अमीर गरीब है, क्लास है, तो ये इफेक्ट करती है, सारे लोग नहीं है। अमीर महिलाओं का दुख अलग है, गरीबों का फिर अलग है। तो गरीब महिला होगी उसको एक महिला वाला तो है ही, पुरुष महिला का भेद, लेकिन एक तो जो है ना ये अनएम्प्लॉयमेंट है या उसके पास जॉब नहीं है, जो है ना पॉवर्टी है, तो ये सारी चीज़ों का एक और भी उस पर हो गया, मल्टीपल लेयर से ऑपरेशन हो रहा है, ये समझिए। तो ये इंटरसेक्शनलिटी है कि अलग अलग सेगमेंट सोसाइटी का ना, तो उसमें अलग अलग उनको फील करना पड़ता है। यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना है, इंटरसेक्शनलिटी से कोई अगर थिंकर आए और ये बुक आई मैपिंग द मार्जिन्स, बुक तो बहुत आता है ना आजकल, इसलिए मैं बुक जानबूझ के लिख रहा हूँ, ये रख रहे हैं। अच्छा, ये है क्रेनसा को की बुक है मैपिंग द मार्जिन्स, कैसे याद रख सकते हो, फिर वही क्रेन सा है, क्रेन को याद कर लो, क्रेन देखने सब लोग जाते हैं, इतना मीम बन रहा है उस पर तो ना, क्रेन को इतना था क्रेन वगैरह। तो इसमें क्या काम करती है वो, जहाँ ऊंच नीच है, कुछ तोड़ने का है ना, कुछ साफ करने का, तो ये माप रही है मार्जिन को, मार्जिन्स हम देखते हैं, हाँ ये लेवल आ गया, मार्जिन आ गया, ठीक है, थोड़ा भी ऊपर नीचे तो सही करने का। तो मैपिंग द मार्जिन्स आए तो आप थोड़ा सा क्रेन वगैरह कुछ अपने स्टाइल में याद कर सकते हो। चलो, कैरोल गिलिगन, ये भी बहुत अच्छी मतलब बड़ी फेमिनिस्ट थिंकर है। इन ए डिफरेंट वॉइस एथिक्स ऑफ केयर की बात करता है। और एक वर्जीनिया हेल्ड है, ये वर्जीनिया हेल्ड भी एथिक्स ऑफ केयर की बात करती है। तो एथिक्स ऑफ केयर ना आने लगे, की टर्म ही आ जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना। एथिक्स ऑफ केयर से रिलेटेड कौन है, तो वर्जीनिया हेल्ड है और कैरोल गिलिगन है। अब गिलिगन की बुक क्या है, इन ए डिफरेंट वॉइस, ठीक है। अब आप कैसे कर सकते हो, फिर आपको लगेगा क्या हर जगह आप ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन क्या पता मेरी वजह से कोई मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहा हो सेम वे में, सब लोग ऐसे ही है ना अपना जो प्रिपरेशन किया है, सारी चीज़ों को तो इतना रिकॉल करना, याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। अब क्या है इसमें, गन है, गिल्ली गन है, गिल्ली यानी भीगने के बाद जो हो गया, या गन है तो गन से रखते हो कि एक वॉइस का अगर आए, एक अलग आवाज़ है, बोला नहीं नहीं नॉर्मल नहीं था कुछ, वो गन का एक साउंड थी, इससे ना एक डिफरेंट वॉइस है तो उसका याद रख सकते हो। अगर जहाँ पे गन वगैरह हो तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए एक दूसरे का, किसी का नुकसान हो सकता है, तो एथिक्स ऑफ केयर की बात करती है। तो ठीक है, गिलीगन इन डिफरेंट वॉइस और एथिक्स आपका याद कर लेना, आपको 2-3 बार देखोगे आप अपने हिसाब से हो जाएगा। अब है जूडिथ बटलर, आप ये भी मैंने पहले के लेक्चर में बताया इनके बारे में, जेंडर ट्रबल इनकी बुक है। और ये क्या करती है, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर बाइनरीज, मैंने भी बताया था तब कि जेंडर बाइनरीज को ये तोड़ने का काम करती है। जेंडर बाइनरीज क्या है बेसिकली, कि मेल और फीमेल, बस इसी के एंगल में आप पूरा घूम रहे हो, यही से आप देख रहे हो कि ये रिश्ता है, इसमें पावर रिलेशन है, महिलाओं से आगे नहीं बढ़ रहे हो, ट्रांसजेंडर भी है, लेस्बियन भी है,
है ना, होमोसेक्सुअल भी है, तो एक जेंडर का बन रहा है ना, एक अलग कैटेगरी बन रहा है, ये मेल फीमेल से आगे बढ़ोकर ये बाइनरी को तोड़ने की बात करती है। उनका भी कौन ध्यान रखेगा, आप उसको एक्सक्लूड कर दे रहे हो, तो आप रियल में जो जेंडर पे आपका काम नहीं कर रहे। तो जेंडर के अंदर ट्रबल है, ये इससे याद रख सकते हो जुडिथ बटलर का। अब इसका क्या हो सकता है देसी जुगाड़ अपना, वो ये हो सकता है कि अगर आप जुडिथ मतलब झूठ से जोड़ लो, तो बोलोगे, तो बात करोगे, तो वो प्रॉब्लम में आपको डालेगा। एनीवे ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं अपनी टेक्निक, लगेगा कि ये क्या तरीका हुआ पढ़ने का, ठीक है, लेकिन मेरी ओर से जितना हो मैं आपको बता दिया। अब देखिए ये कुछ और मैंने ऐड किया, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आजकल पोस्ट मॉडर्निस्ट आ रहा है, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर आ रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा फ्रेंच फैनन आपने बहुत बार पहले पढ़ा हुआ, तो आप कर देना कि फ्रेंच फैनन का क्या है, रेचर्ड ऑफ द अर्थ उनका बुक है, और वो कह रहा है जो हिस्टोरिकल कॉलोनाइजेशन था तब बहुत सारा हमारे साथ गलत हो गया, तो उसको ठीक करना चाहिए। ये तो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब आता है फूको। माइकल फूको क्या है, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट है, और वो सब पे सवाल करने की कोशिश करता है। पोस्ट मॉडर्निज्म आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो उस पर वीडियो आएगा आराम से कभी। अब ये कह रहा है कि जस्टिस इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस क्रिटिक ऑफ पावर डायनेमिक्स। जस्टिस क्या है, जो पावर के डायनेमिक्स है सोसाइटी में उनको लगातार आप जो है ना क्रिटिक करते रहो, उनको सवाल करना, गवर्नमेंट और जो सिस्टम, ठीक है, इस पे इससे रिलेटेड है। पावर पे इनका काम है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ क्लासरूम वगैरह में। माइकल फूको पावर के जो डायनेमिक्स है उनको क्रिटिक करना जस्टिस है, उसमें शामिल है। डेरिडा है, वो भी पोस्ट मॉडर्निस्ट है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी है कहा जाता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ लॉ लिखता है डेरिडा, डरता नहीं है तो फोर्स ऑफ लॉ है। अगर आपके पास लॉ को अगर आप जान रहे हो, कानून को जान रहे हो, उसका फोर्स है लॉ का, तो आप ठीक है, आप डरोगे नहीं। डेरिडा तो याद हो गया। ये क्या कह रहे हैं, जस्टिस इज ऑलवेज टू कम, इट इज़ नेवर फुली प्रेजेंट। कि जो न्याय है, जस्टिस है, वो ऐसा नहीं है कि आपने एक सेट कर दिया वही है, ये तो हैपनिंग एक चीज़ है, रोज़ होने वाला एक चीज़ है, घटना ही एक जैसे होता है ना, वैसा है ये। तो हमेशा कोई आइडियल रूप में नहीं है, जैसे रोल्स की इस्टेब्लिश कर दिया, सोशलिस्ट मॉडल इस्टेब्लिश कर दिया, या लॉजिक का मॉडल लगा दिया तो आपने फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। वो रियलाइज होगा, लोग लगातार डिमांड करते हैं तो बढ़ता है। नहीं, सोसाइटी डीकंस्ट्रक्शन की ये बात करता है ना, तो इसलिए ठीक है, रीड हो गया। पीटर सिंगर है, देखिए ये तो वैसा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने रख दिया क्योंकि ये एक एक्टिविस्ट है, थोड़ा बन गए, और फिलोसफर है या ऑस्ट्रेलियन, और इनका बेसिकली काम है अभी ह्यूमन राइट्स और है ना पॉवर्टी को जो एलिमिनेट करने का, और इसको इनका ये अच्छा बुक आया था, द लाइफ यू कैन सेव, कि हम कैसे मिलके काम कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल जो एक ह्यूमन राइट की बात करते हैं, तो ठीक है। तो जस्टिस का अगर कुछ ऐसा आए तो ये मोरल एक्शन के रूप में रहे, एक कंट्री के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें सब कंट्रियों के लिए सोचना चाहिए। अच्छा गायकार है, सिंगर है, सिंगर का क्या है, सिंगर है वो लाइफ बचा सकते हैं, कि द लाइफ यू कैन सेव, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिटेरियन। आजकल मैंने देखा है ट्रेंड बन गया है लगातार, ये नाम आप जब जो देख रहे होगे वो सबके सामने आया होगा जब आपने PYQ लगाया होगा, तो ठीक है। अगर किसी ने नहीं लगाया तो अभी देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कितना ईजी मैं आप लोगों के लिए ये काम कर रहा हूँ, तो ठीक है। प्लीज़ लाइक, चाहे कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी कि मेरा काम है वो सही तक पहुंच रहा है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, मुझे बताओगे नहीं, ज़्यादा लाइक नहीं जाएगा, तो लगेगा कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ना, एक वन वे हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ आप भी कंट्रीब्यूट करिए, साथ में चलिए, आपको और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मिलेगा, मैं इस पर और ज़्यादा काम करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और तो कुछ नहीं है उससे, कोई ये पेड सर्विस तो है नहीं, पैसा तो मैं ले नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्जी है। माइकल सैंडल का क्या है, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ये कम्युनिटेरियन है। कम्युनिटेरियन बेसिकली इंडिविजुअलिज्म जो आ गया, इंडिविजुअलिस्टिक जो ज़्यादा एक पॉलिसी नॉर्म्स लाने लगे, तो उसको क्रिटिक करता है। ये भी रोल्स को क्रिटिक करता है, और जो ओरिजिनल पोजीशन आपको बताया था ना कि स्टेट ऑफ नेचर की तरह, उसको ये क्रिटिक करता है। बोला कि देखो, आपने बोला कि वहाँ पे कुछ भी वो जान नहीं रहा है, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे है, और उनको नहीं पता है कि क्या स्टेटस है ये। तो बोला देखो ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं हो सकता। आदमी जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में जो अपब्रिंगिंग होता है, वो इंसान के साथ जुड़ी रहती है, आप उसको काट के नहीं दे सकते सोसाइटी से। सोसाइटी सेव करती है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। अगर आप यहीं पे यूरोप में होते तो आपका अलग अंडरस्टैंडिंग होता, अलग तरह का खाना, अलग तरह का पहनाव होता। यही आप अगर अफ्रीका में होते तो आपका अलग नेचर होता, सारी चीज़ों समझने का, आपका बॉडी भी एक अलग डिजाइन का होता। ये आप इंडिया में है और तो अलग है। और इंडिया में भी अगर आप अलग अलग क्लास कास्ट है ना, तो वो सेव करती है आपकी सोच को।
तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये क्रिटिक है, क्रिटिक आ रहा है आजकल रोल्स का, ध्यान रखना है। रोल्स का क्रिटिक सैंडल ने किया है ना यहाँ पे, तो ये याद रखना है किस बेस पे किया है, ओरिजिनल पोजीशन को किया है। और जब ओरिजिनल पोजीशन में क्या आपको कुछ आपके स्टेटस का पता नहीं, क्या सोशल बैगेज है उसका पता नहीं, तो बोला नहीं ऐसे नहीं होता है, ठीक है, यही है। इसी का भाई दूसरा है, कम्युनिटेरियन में 3-4 लोग ही हैं, तो ये आपको याद रखने तीनों। तो है मैकेंटायर, तो अल्सडेयर मैकेंटायर, इनका बुक याद रखना है तीनों का। आफ्टर वर्च्यू लिखा है इन्होंने, टायर है वो वर्च्यू। अच्छा सैंडल वाला तो आप समझिए, ठीक है, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। सैंडल जहाँ पे भी होता है ना, ये याद रख लो, वहाँ लिमिट हो जाता है एक है। आफ्टर वर्च्यू किसका है भाई, मैकेंटायर का, ठीक है। ये भी सेम है, कम्युनिटी के बेस पे होना चाहिए। आप थोड़ा ये लाइन को पढ़ लो, तो यही है, उसमें कुछ खास बताने का नहीं। आगे चलते हैं टेलर का। हाँ ये बुक बहुत बार आता है, बुक आप लोगों के सामने आएगा, सोर्सेज ऑफ सेल्फ, टेलर ने लिखा था, चार्ल्स टेलर है। इनका जो एग्जाम में आने वाला, मैंने थोड़ा सा निकाल के देखा, वो है इम्बेडेड इंडिविजुअलिज्म। वो जो मैं आपको एक्सप्लेन किया था ना, वही इम्बेडेड एकदम। इंडिविजुअलिज्म जो है वो ऐसा अलग से नहीं है, जो आइडेंटिटी है वो सोशल रूटेड है, ठीक है, सही टर्म इसको एकदम, ठीक है। एम्बेडेड इंडिविजुअलिज्म, ये टर्म आपको दिख रहा होगा अच्छा सा ना, ये आपको याद रखना कि ये आ जाए तो किससे रिलेटेड है, टेलर से है या कम्युनिटेरियन थिंकरों से है। तो इसलिए मैंने ऊपर कम्युनिटेरियनिज्म लिख दिया। आजकल इन जनरल भी आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, आइडिया तो सेम ही है इनका। तो द आइडिया दैट इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड जस्टिस आर रूटेड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि जहाँ जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ है इसमें, ठीक है। आप बाद में पीडीएफ से पढ़िएगा। और चलिए, तो इसके बाद में हमारे ये सारे ख़त्म हो गए हैं अभी के लिए। ऐसा ही मैं जल्दी से कोई और दूसरा वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। अगला वीडियो हमारा होगा आईआर की, मैं थ्योरीज लाने की कोशिश करूँगा, और ये जितना कॉम्प्रहेंसिव था वैसा ही बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें लिबरलिज्म से लेके और रियलिज्म, फिर आपके बाद मार्क्सिज्म या डिपेंडेंसी थ्योरी, फिर कंस्ट्रक्टिविज्म, जो नए जो ऐड हुए या एग्जाम में आने वाली चीज़ें मुझे लगेगी, उस पर मैं एक ऐसा ही वीडियो ले आऊँ, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगा। तो उसकी आप प्लीज़ देखिएगा। और आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिस ईयर लेट्स लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड अचीव सक्सेस टुगेदर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नए साल पे, नए ईयर में हम फिर अगले साल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।